नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं सैयद हुसैन। सियासत में आस्था रखने की वानगी आपने कई बार देखी होगी, लेकिन अमूमन होता यही है कि इस चक्कर में असल आस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर यही हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया है और मंदिर के मसले पर विवाद का नया शक्ल सामने आ गया है, लेकिन इससे एक वो कड़ी भी जुड़ी है जो मांझी की मंशा को भी सामने लेकर आती है। तो महादलितों को लेकर बिहार की गरमाई सियासत के बीच हकीकत क्या है? आज बड़ी बहस में इस मसले पर ही करेंगे चर्चा। जी हां, किनारे पर मांझी, मंझधार में जेडीयू। बिहार में 2015 में चुनाव होंगे और तब तय होगा कि सूबे का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन दावेदारी अभी से पक्की की जा रही है और यही दावेदारी जीतन राम मांझी ने भी की है। नाम का खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन मंशा जाहिर हो रही है और यह मंशा जेडीयू के अंदर कई सवालों को भी जन्म दे रही है। क्या नीतीश को मिली है मांझी की चुनौती? क्या महादलितों का फेस बनने की है कवायद? क्या नीतीश के ही वोट बैंक पर है मांझी की नजर, या ये है जेडीयू की रणनीति? अगर हम 22-23% हमारी आबादी है तो बिहार में है कोई जात जिसका 23% आबादी है? अगर नहीं है तो अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा वो शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार जी को भगवान ने बुद्धि दिया और उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि हमारे ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। हम उनको धन्यवाद देते हैं। महादलितों को वोट बैंक में तब्दील करने की कवायद नीतीश कुमार ने ही की थी, लेकिन मांझी का बयान कई लिहाज से सियासत में सनसनी फैला रहा है। माना जा रहा है कि मांझी सीएम पद की अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए महादलितों की पैरोकारी में जुटे हैं और ऐसे में जेडीयू आला कमान न तो बोल पा रहा है और न ही चुप रहना उसे गवारा हो रहा है। कनेकों बार उन्होंने अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है कि अगला पार्टी का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री उन्होंने स्वयं कब पहले कह दिया। इसलिए अब इसको किस प्रसंग में कहा है, दलितों के बीच में जागृति पैदा करने के लिए क्या है, प्रसंग क्या है, वो जानते हो। ऐसा नहीं लगता है कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार का माना जाता है, दलित महादलित वोट बैंक, उसमें भी वो सेंध लगाने के अपना एक चेहरा? नहीं, देखिए उससे कुछ नहीं। दलितों के बीच में जो काम करता है उसी की प्रति सेंध लगाने की सब बात नहीं है। उन्होंने जनरल टर्म्स में ये बात कहा होगा, मैं यही मानते हैं। जेडीयू के अंदर के इस बावेले ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरा दी, लेकिन पार्टी को यकीन है कि महादलित मांझी के भुलावे में नहीं आने वाले हैं। कई बार भाषणों में श्री जीतन राम मांझी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है कि हम तो 6 ही महीना के मेहमान हैं और इसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं। इन बातों का उन्होंने कई बार उल्लेख स्वयं कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में जो बात सता रही जाकर के, और इसीलिए इस तरह का वो बयान दे रहे हैं जाकर के। जाहिर तौर पर मांझी ने दाव खेल दिया है और मुश्किल जेडीयू के सामने खड़ी हो गई है, मगर क्या ये भी नीतीश के ही मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है? राजनीति में नेता की पहचान उसके जनाधार से होता है और जब कोई उस जनाधार पर चोट करता है तो उसका विरोध लाजमी है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। जदयू में मचा घमासान इसका सबूत है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। जीतन राम मांझी हमेशा अपने बयानों से आजकल जाने जा रहे हैं और जब भी कुछ बोलते हैं कहीं ना कहीं सियासत में एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है, गरमा देते हैं सियासत को। चलिए अब आज फिर इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। अजय आलोक जी हैं हमारे साथ, जेडीयू के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका। योगेंद्र पासवान जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत योगेंद्र जी आपका भी। शक्ति यादव जी हैं आरजेडी से, स्वागत शक्ति यादव जी आपका भी। और हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी भी मौजूद हैं जो कि अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा से हैं, बहुत बहुत स्वागत विद्यापति जी आपका भी। पहला सवाल अजय जी हम आपसे ही करना चाहेंगे, जीतन राम मांझी जब भी आजकल कुछ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस बयान को अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से सियासत फैल गई। अब एक बार फिर लीजिए नया बखेड़ा शुरू हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि एक नई उनकी चाल है, एक सियासी चाल है। यहाँ पर 23% को गोलबंद करके महादलित सीएम का उन्होंने पहले से ही एक शोषा छोड़ दिया। हालांकि आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, दिन में जैसे बात हुई थी आपके बयान भी आए थे और साथ ही साथ वशिष्ठ नारायण सिंह का भी बयान हमारे पास आया। लेकिन आखिर ये क्या होता है? जीतन राम मांझी
क्यों इस तरीके की बात बोल देते हैं और उसके बाद एक नया सियासी बखेड़ा शुरू हो जाता है? सबसे पहले तो मैं ये आश्चर्य कर रहा हूं कि उनके इतने अच्छे बयान को आप लोग इस पे बखेड़ा आप लोग क्यों खड़ा कर रहे हैं? जी, उन्होंने क्या गलत बोला भाई? उन्होंने कहा कि 22 से 23% आबादी सारे दलित महादलित समुदायों की है, जो कि 22 जातियों में बटे हुए हैं। समाज के लोगों ने अपनी राजनीतिक कारणों से इन महादलितों का बंटवारा किया है। अगर ये सारे 22-23% अपनी जाति भूल के एक छत के नीचे आ जाएं, महादलित छत के नीचे, दलित छत के नीचे, तो कोई भी जात इनकी जात में आबादी नहीं कर सकता है। तो ये तो चेतना फैलाने के लिए और एकता बढ़ाने के लिए एक अच्छा बयान है। जेडीयू की तरफ से तो हमेशा यही बात होती थी कि विकास के नाम पर वोट मांगा जाएगा, विकास हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है। ये अब जातिवादी वाली बात फिर कहां से आ गई? सवाल तो इसलिए खड़ा हो रहा है, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो भी दलित का ही होगा। ऐसा है कि उन्होंने जातिवाद की बात नहीं की, उन्होंने जाति जोड़ने की बात की है। अगर आप बातों के संदर्भ में जो बयान आपने चलाया है, उनके किस बयान में ये झलकता है कि उन्होंने जाति को तोड़ने की बात की? वो गोलबंद करने की तो बात कही, वो उन्होंने जोड़ने की बात, गोलबंद करने की बात, पोलराइज करने की बात तो कही। राजनीति क्या होती है? राजनीति मतलब गोलबंदी होती है। आप गोलबंदी करते हैं इसलिए आप इलेक्शन में जाते हैं जी। अगर आप गोलबंदी नहीं करेंगे तो आपको इलेक्शन में जाने की जरूरत कहां है? हर पार्टी अपना वोट प्रतिशत कैलकुलेट करती है, गोलबंदी के आधार पर ही तय होता है। तो आज जो जीतन राम मांझी जी का बयान आया वो बल्कि महादलितों को जोड़ने का, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अगला सीएम वो कह रहे हैं कि महादलित सही होगा, दलित सही होगा, उस बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं? ये नहीं कहा, फिर आप बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मैं नहीं तोड़ मरोड़, उनका ये बयान का संदर्भ में आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगला सीएम महादलित समुदाय और कौन हो सकता है। जब 23% हम लोग एक हो जाएंगे तो और कोई है जो बनेगा दावेदार जो होगा? उनका ये बयान है। ऐसा है कि जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। आज अगर वो एक बयान एक सीएम की तरह दे रहे थे तो समाज की राजनीतिक चेतना तभी आती है जब समाज को राजनीतिक शक्ति मिलती है। तो किसी भी समाज को जगाने के लिए आज उपेंद्र कुशवाहा जी को देखिए, कुछ नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। क्यों? अपने समाज में चेतना पैदा करना चाहते हैं। लालू जी ने जब राजनीति शुरू की थी, यादव समाज, पिछड़ा समाज करके एक राजनीति शुरू की थी। मायावती जी भी अपने समाज, दलित समाज में उत्तर प्रदेश में ही राजनीति करती हैं। तो समाज को राजनीतिक चेतना देने के लिए राजनीतिक आप इसे जायज करार देते हैं। योगेंद्र पासवान जी, एक सवाल आपसे, सेम सवाल। अजय आलोक जी ने कहा कि कोई गलत उन्होंने नहीं कहा और हमने अगर बखेड़ा खड़ा किया या बीजेपी अगर कुछ इस तरीके की बात कर रही है तो उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि हम या बीजेपी ऐसा या फिर समाज के दूसरे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि 23% लोग जिस तरीके से, जिस बेबाकी से जीतन राम मांझी ने बयान दिया कि जब हम सब एक हो जाएं तो अगला जो सीएम है वो हमारे अलावा कौन हो सकता है, कोई है आगे जो आएगा? यानी कहीं ना कहीं अगर देखें योगेंद्र पासवान जी, इस चीज को गोलबंदी करने की बात कही गई और उसको अजय आलोक जी गलत नहीं मानते हैं, जेडीयू गलत नहीं मानती। देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी ने जो कहा वह पूर्ण रूप से दलित महादलित समाज में विद्वेषता फैलाने वाली बात है। अजय आलोक जी तो कह रहे हैं कि एकता वाली बात है, वो एक कर रहे हैं। एकता कहां रह गई? एकता तब रहती कि जब अनुसूचित जाति एक साथ रहता और उसमें से जो निचले पायदान पर व्यक्ति हैं उनको विशेष रूप से सुविधा दिया जाता। तो जब एक खंडित कर दिए और खंडित करके फिर कहते हैं कि एकता की बात, खंडित तो इससे पहले भी हुआ था। आपको याद होगा 22 में से किसी जाति महादलित में रही, पासवान को वहां से हटा दिया गया। वही महादलित में से वही तो बता रहा हूं, नीतीश कुमार ने जो एक सोशल इंजीनियरिंग जैसे कहा था बाद में, वही नीतीश कुमार जी का जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके ये भी हिस्सा थे। मैं बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों को अब जब नदी पार करते हैं और पूरा नदी में पानी का धार हो जाता है तेज और नदी काफी अपना जल प्रभाव बढ़ा लेती है, तो नाव पर जब बैठते हैं तो नाव चलाने वाला जो मांझी मझधार होता है वो अगर यात्री को सही दिशा में नाव को चलाता है तो वह नदी के उस पार आपको ले आके पहुंचा देता है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो जीतन राम मांझी जी मांझी के रूप में काम कर रहे हैं, यह जदयू के नाव को बीच में ही डुबा देंगे और एक यानी जेडीयू मझधार में आप ये कहना चाह रहे हैं। शक्ति जी, महागठबंधन में अब आरजेडी भी पूरी तरीके से शामिल है। आरजेडी भी इस बयान को बड़े नजदीक से देख रही है और इससे पहले भी जीतन राम मांझी के कई बयान ऐसे हैं जिस पर आरजेडी भी मुखर तौर पर आई है सामने और कहा है उसने कि इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस बयान से आपका पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, आरजेडी की क्या है? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि जीतन राम मांझी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो दलितों के बीच में जो एक गए थे कार्यक्रम में, भोला पासवान शास्त्री जी के कार्यक्रम में, तो उन्होंने अगर एक बात कह दी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रेम कुमार जी,
तो सुशील कुमार मोदी जी, तो राधा मोहन जी, तो कई लोग मुख्यमंत्री की अपनी बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो महादलित वर्ग से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री अभी हैं जी, अभी हैं बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री का अगर नाम आएगा तो जीतन राम मांझी जी का भी आएगा नाम जी। तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने शक्ति जी इतना सोचना क्यों पड़ रहा है, इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी हैं? नहीं, इसीलिए कि आप इस बात को आप उठाया कि मुख्यमंत्री बनने की बात, उन्होंने अगर कहा कि दलित वर्ग अगर एक सूत्र में बंध जाए, जो हमारे अंदर जो बिखराव आज के समय में ये पोलराइजेशन इस तरीके की बात करना ऐसा सही है? आप इसको सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं अगर यूनिटी यूनिटी या स्ट्रेंथ, अगर एकता की बात वो कर रहे हैं कि सब लोग एक सूत्र में बंद कर करके अपने, तो ये सब लोग, हम लोग 100% क्यों ना हो, हम 22% और 23% क्यों? अरे भैया, हम 100% की बात तो हम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जिस हम जगह से हम आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसमें अगर बिखराव है, उनको अगर हम उस 100% का हिस्सा बनाना अगर चाहते हैं, उसके अंदर अगर जज्बा पैदा करना चाहते हैं, जो खाई है उसको पाट करके उसके अंदर चेतना में कि आप आगे आए, आप इनकी श्रेणी में अगर आए, अगर ये हम उनमें जज्बा पैदा करते हैं तो क्या बुरा है भाई? विद्यापति जी, आप अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा से आते हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या ये तोड़ने वाला बयान है जो योगेंद्र जी बीजेपी की तरफ से बार बार आ रहा है कि ये तोड़ा जा रहा है? वहीं अजय आलोक जी जेडीयू बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, ये एकता वाला बयान है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को और इस मंशा को? मांझी जी की मंशा क्या दिखा रही है, क्या बताती है? मांझी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं जी, मांझी जी, उनकी जो ये वेदना है, जो वेदना आज सामने आई है, उस वेदना में स्पष्ट है कि कहीं उनको आघात लगा है इन सब बातों का। और जहाँ तक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इन सब मुद्दों को, तो ऐसा नहीं है कि सोची समझी बात नहीं है, बात कुछ सोच समझ के आगे चल रही है, कुछ प्लानिंग के तहत ऐसी बातें हो रही है। हम उनकी वेदना के साथ सहानुभूति रखते हैं और आज समाज में हम अगर अति पिछड़ा हैं तो हम भी महापिछड़ा हैं, और अगर वो महादलित हैं तो मिला जुला के हम लोगों की स्थिति दोनों की बराबर है। और जहाँ तक मिलने मिलाने की बात है और वोट बैंक की अगर राजनीति की बात करें, तो अगर आज हम और वो मिल जाए तो उस परिस्थिति में हम तो वो कर सकते हैं जो कि सोचा भी नहीं जा सकता है। इसलिए इसको गहराई से समझने की बात है और उनकी वेदना से हम लोग सहानुभूति रखते हैं। और जहाँ तक महादलित की बात है, आज महादलित, मैं पिछली बार दीपावली का समय था, मैं गया था दीपावली के समय मिठाई बांटने के लिए। लोगों ने कहा कि आज तक विद्यापति जी मेरे बच्चे मिठाई देखे नहीं। स्थिति ये है कि महादलित जिस समय छुआछूत की बात होती थी, जिसको महात्मा गांधी जी ने अपनी भावनाओं से उसको दूर बात किया। क्या अभी तक जिंदा है या नहीं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तुरंत आ रहे हैं। जी हाँ, किनारे पर मांझी, मंझधार में जेडीयू। ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी बहस में ये हमारा मुद्दा है, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके का बयान दिया और ये कहा कि जो महादलित हैं वो सब एक हो जाएं तो फिर अगला सीएम भी महादलित से ही होगा, इससे कोई नहीं रोक सकता। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय आलोक जी हैं, विद्यापति जी हैं, शक्ति जी हैं और योगेंद्र पासवान जी हैं। अजय आलोक जी, ब्रेक से पहले जो चर्चा चल रही थी और आपने लगातार बोला है कि ऐसा कुछ उन्होंने गलत नहीं किया है, और रही बात है पोलराइजेशन की, तो सारी पार्टियां की राजनीति होती है, रणनीति ही होती है ये चीज। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि विकास का मुद्दा आखिर कहां चला गया? फिर अगर इन्हीं सारी चीजों पर चुनाव लड़ने की बात होती है, इन्हीं सारी चीजों को अगर राजनीति कहा जाता है, तो अभी तक जो टैग था जेडीयू पर कि भाई विकास का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जेडीयू इसी पर चुनाव लड़ती है, यही सियासत है उसका, वो कहां गया विकास का मुद्दा? बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा और सिर्फ साबित भी कर दूंगा कि विकास हमारे साथ ही है, चल रहा है, साथ चलते रहेगा। लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी से भी, जिसने अभी कहा कि जीतन राम मांझी जी विदेश फैला रहे हैं महादलित दलित समाज में।
लोकसभा चुनाव के दौरान बनारस में, बिहार में हर सभा में और भारतीय जनता पार्टी ढोल बजा के प्रचार करते रही कि चाय वाले का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है तो लोगों के साथ छाती पे सांप लौट रहा है। खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुजफ्फरपुर की सभा में खुलेआम कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी, जिसे लोग ब्राह्मण और बनियों की पार्टी समझते थे, और आज जब एक अति पिछड़ा का नेता यहाँ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन गया तो लोगों को पच नहीं रहा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के बोल थे। उस वक्त तो आपने ये डिबेट नहीं करवाया था कि अति पिछड़ा की राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपको नहीं, आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि एक महादलित मुख्यमंत्री ने अगर महादलितों को जोड़ने की बात कर दी तो छाती पे क्यों सांप लौट रहा है? लेकिन अजय, यहाँ पर जोड़ने की बात नहीं हुई। अगर इसको दूसरे तरीके से जोड़िया अजय जी, तो जोड़ने की बात कहाँ हुई है? जोड़ने की बात कहाँ हुई है? मेरा सवाल आपसे यही है, स्वागत क्यों नहीं कर सकते? स्वागत मैं कैसे करूंगा? आज मैं स्वागत कैसे करूंगा? आज 21वीं सदी 22वीं सदी में हम जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां महादलितों के नाम पे भ्रम फैलाती हैं। अजय आलोक जी, आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया तो उसका जवाब भी सुनना होगा कि आज आप ये कह रहे हैं, लेकिन आज हम 22वीं सदी में जा रहे हैं। क्या 22वीं सदी में हम जाकर, आप मुझे सवाल मैंने पूछा था, मुझे सवाल पूरा करने दीजिए, आप बिल्कुल मुझे जवाब दीजिएगा जी। मैं ये आज तमाम राजनीतिक दल पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, बगल में विद्यापति जी हैं, अति पिछड़ा उत्थान संस्थान चलाते हैं। अति पिछड़ा उत्थान संस्थान, पहले नाम से आपको क्या झलकता है इसमें? क्या इसमें आपको जात नहीं झलकता है? जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार अपने आपको पिछड़े वर्ग, कभी अति पिछड़े वर्ग के नेता बता देते हैं। क्या इसमें आपको जातिवादी संवेदना नहीं झलकती है? और एक मुख्यमंत्री, एक भोला पासवान शास्त्री जो कि दलित वर्ग से आते हैं, उनके जयंती में बोल रहे हैं, ठीक है, यानी सारे महादलित इकट्ठा हो जाओ, उसमें आपको जातिवादी राजनीति की बुआ आती है। यानी मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि मीडिया इसमें काफी, यानी आप उस बात को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि 22वीं सदी में भी हम उसी इर्द गिर्द घूमते रहे, जो भी गलत होगा उसमें तो फिर मीडिया गलत। इसमें क्या है मुझे बताइए ना, गलत क्या है? राजनीतिक चेतना अगर जताने की कोशिश की जा रही है, 22 जातियों को एक होने नहीं जताई गई, यहाँ 22 जातियों को एक होने का मंत्र दिया जा रहा है, तो गलत होगा। 22वीं सदी में पोलराइज करके दूसरी तरफ सियासत की गई। पोलराइजेशन नहीं है, पोलराइजेशन तो वो था जो लोकसभा चुनाव में हुआ, इसको पोलराइजेशन नहीं कहते हैं योगेंद्र जी, इसको एक इकट्ठा होने की कोशिश कहते हैं। योगेंद्र जी, एम्पावरमेंट की बात कही, राजनीतिक सशक्तिकरण कहते हैं। आप पर एक सवाल। देखिए, आलोक जी बोल रहे हैं उस समय यह रास्ता नहीं था जिस रास्ता को मुख्यमंत्री जी ने अपनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी यह रास्ता नहीं अपनाए थे कि मंदिर का बहाना बनाए थे। मंदिर पर राजनीति चल रही है, वो अलग बात है। मंदिर से तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है। सामाजिक समरसता मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आज महादलित को भी आप कहते हैं कि आप ही ने कहा कि 22 जातियों को मिलाने के लिए 2300 जाति को क्यों नहीं मिला सकते हैं? आपने अभी कहा अरे जितनी जातियां सबको मिलने के लिए बोल रहे हैं। अनुसूचित जाति में 22 जाति है या 23 जातियां हैं? 23 जातियां हैं, 2300 को मिलाने की बात कर रहे हैं। 22 जाति का आपने सवाल उठाया, तो मैं बताना चाहता हूं इसके लिए भी रास्ते थे, लेकिन जिस रास्ता पे चल करके मुख्यमंत्री जी आपसे इस सवाल को उठाने, हमसे पूछ करके ये जिस रूप में, लेकिन योगेंद्र पासवान जी, एक सवाल आप पर इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं एक जाति को दूर करने की, जब वो पासवान जाति को हटाया गया, 23 में से 22 बच गई, एक को हटा दिया गया, तो वहां पर तो उस वक्त तो आप भी थे, उसी पार्टी में थे आप उस वक्त। मैं कहा उस विषय पर कहां जा रहा हूं? मैं कह रहा हूं इन्हीं के कहने पे ये हुआ, इन्होंने कभी कदापि नहीं, सुशील मोदी जी के कहने नहीं, ये तो नीतीश कुमार जी का, ये तो नीतीश कुमार जी का नया सोशल इंजीनियरिंग है समाज में। चलिए, वो सोशल इंजीनियरिंग, उस सोशल इंजीनियरिंग का विधानसभा में फायदा भले मिला, लेकिन लोकसभा में क्या वो हमने भी देख लिया, 2 पर आके सिमट गई जेडीयू। शक्ति यादव जी, हमें लगता है कि आप उदाहरण हैं, ये आपका डिबेट भी उदाहरण है। जब समर्थन दिए थे, हम राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करने के लिए जब आगे आई थी, तो हमने कहा था कि एक ऐसा समुदाय जो जनजातीय समुदाय का व्यक्ति इस बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है, राष्ट्रीय जनता दल इनका राजनीति करते रहा है, इनको मुख्यधारा में जोड़ने की राजनीति करता रहा है, उनके अंदर जो चेतना जगाने की लगातार कोशिश करती रही है, हमारा बुनियाद है, ये हमारा आधार है। तो इस आधार पर हमने समर्थन जीतन राम मांझी जी को किया था। इन्होंने एक बात अभी कह दी जोगिंदर भाई जी ने कि पासवान जाति तेज छोड़ करके, वो तो जो बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, वो भोला पासवान शास्त्री जी के कार्यक्रम में बोल रहे थे। मैं नहीं, आलोक जी ऐसा नहीं, तो उसमें बोल रहे थे। लेकिन मैं एक बात कह दूं, थोड़ी सी अगर गुदगुदी, थोड़ी सी बात अगर जीतन राम मांझी जी ने अगर की है, राष्ट्रीय जनता दल का सीधा सीधा मानना है कि जिन वर्ग समूहों को, चाहे किसी जाति और बिरादरी का व्यक्ति, कोई भी समाज मुख्य धारा से महरूम है,
वंचित है उसको मुख्यधारा में लाना मेरी प्राथमिकता चलिए, है। उसे आप मुख्य धारा जरूर बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल शक्ति जी ये भी खड़ा हो रहा है कि महादलित के फेस वैल्यू बनने की एक कवायद हो रही है। अच्छा, महादलित का फेस वैल्यू तो नीतीश कुमार जी ने बना दिया, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। तो महादलितों में चेतना जगाने के लिए उनके अंदर भी जो डॉक्टर लोहिया का जो सपना था कि वोट का राज का मतलब छोट का राज, इसको परिभाषित किया गया। और हमारा जो संकल्प है, हमारा जो प्रतिबद्धता है राष्ट्रीय जनता दल का, इन्हीं चीजों में मेरा विश्वास है। और हम जो सोशल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, टोटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, या फिर लोहिया की सप्त क्रांति की बात करते हैं, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर इनके एम्पावरमेंट के लिए, अगर अपने समाज को उत्थान के लिए, कि आप जो समाज आगे बढ़ गया है उस पंक्ति में अगर दलित और महादलित सब लोग एक छतरी के नीचे अगर आ जाए तो निश्चित तौर पर तो आप 100% को लाइए ना, आप 23% को मत लाइए। उसके अंदर अगर लाना तो सारे समाज को लेकर साथ तो में जब चलिए, तक नहीं, उसमें सबको लेकर चलिए। सिर्फ 22 और 23% की तरफ क्यों देख रहे हैं? वो कार्यक्रम वो था भोला पासवान शास्त्री जी का कार्यक्रम था, और दलितों के प्रसंग पर उन्होंने कहा, उन्होंने यहां पर बोला। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं उन्होंने मौका देखा, नजाकत देखा, मसलहत देखा, और उसके बाद बोला ये सारी बातें। जो समाज कहीं न कहीं मुख्यधारा से टूटा रहता है, तो निश्चित तौर पर उसको इशारा कर करके विद्यापति जी, क्या आगे ऐसा कहने से, इशारा कर देने से उस समाज समाज का उत्थान हो जाएगा या उनकी सियासत चमकेगी? देखिए, सियासत तो उनके हाथ में है अभी, और सवाल है उसको चमकाना है। विषय ये है, उसको गहराई से देखें तो आप महसूस करेंगे उसको चमकाने की बात अब हो रही है। सियासत तो उनके हाथ में है। चमकाने की बात हो रही है, मानते हैं इस बात को? आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, सियासत चमकाने की बात हो रही है, ये वही बोल रहे हैं जो महादलित और पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरा अल्फाज नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 2007 में महादलित आयोग बना, ब्रेन चाइल्ड नीतीश कुमार का था। एग्जीक्यूशन माननीय केपी रमैया, जीतन राम मांझी जी कर रहे थे। अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्रिमंडल का प्रभार शुरू से जीतन राम मांझी जी के साथ था। जीतन राम मांझी जी तन मन अपने सारा सब कुछ लगा के इस वर्ग के उत्थान के लिए पिछले 8 वर्षों से, जब से सरकार है, बिल्कुल कार्य करते रहे। तो भाई क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी पार्टी ने उन्हें इस लायक समझा, नीतीश कुमार ने उन्हें इस लायक समझा। महादलित वर्ग से और भी लोग हैं हमारे यहाँ, सब लोग हैं, लेकिन इन्हें समझा कि ये 8 वर्षों से अपना समय इसी चीज में दे रहे हैं। हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, पूरे महादलित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में, जैसे अभिशक्ति जी ने कहा कि हमने तो उन्हें बना दिया चेहरा, अब चमकाने की क्या जरूरत है? अब इससे ज्यादा क्या चमकेंगे? प्रधानमंत्री बना नहीं सकते हैं। और स्टेट का जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी कुर्सी होती है मुख्यमंत्री, हमने एक महादलित को आदमी को बैठा के हमारी पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया कि हम बात नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम जीतन राम मांझी विद्वेष फैला रहे हैं और ये महादलितों का हित की चिंता करते हैं, तो क्यों नहीं इतने दिन के बावजूद भी 9 बार के एमएलए सत्यदेव नारायण आर्या को इनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, उप मुख्यमंत्री पद के लायक भी नहीं समझा, और बल्कि इनके 8 दावेदार तैयार हो जाते हैं, एक भी महादलित वर्ग का नहीं है। तो बात करना और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और करनी है तो अलग बात है। और एक बात मैं आपको बता दूं, भोला पासवान शास्त्री जी के जयंती पर मुख्यमंत्री बिहार का दलित समाज और महादलित समाज के बारे में नहीं बोलेगा तो क्या भगवान के बारे में बोलेगा? बिल्कुल जो उन्होंने बात की, सही बात की, तर्क था, समय था, और बिल्कुल सही वक्त था उनको बजाने का, बात करने का। योगेंद्र जी, आप पर एक सवाल सीधे तौर पर खड़ा किया है अजय आलोक जी ने। देखिए, अजय आलोक जी ने जो कहा है नीतीश जी के संदर्भ में कि महादलित को मुख्यमंत्री बनाया, तो नीतीश जी ने किस तरह से बनाया? नीतीश जी जिस तरह से पानी पी पी करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कोसने का काम कर रहे थे, और जब चुनाव परिणाम आया 20 से 2 पर चले आए, तो नीतीश जी यह जान चुके थे कि मैं नरेंद्र मोदी के सामने जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी तो आंख में आंख मिलाकर मैं बात नहीं कर सकता हूं। पास कुछ कहने को नहीं है, वही रिकॉर्ड जब प्रधानमंत्री जी बिहार में आते तो पटना एयरपोर्ट पर ये बुके लेके जाने की स्थिति में नहीं थे। किस स्थिति से जाते? तो इन्होंने कोई त्याग नहीं किया, इन्होंने नाटक रचने का काम किया है। आज भी जीतन राम मांझी जी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए कभी नहीं सक्षम हैं। रिमोट से, पीछे बैकडोर से नीतीश कुमार जी सरकार को चला रहे हैं, और ये बात करते हैं कि महादलित। मैं यही बताना चाहता हूं, ये जो सवाल है ये हमेशा से उठता रहा। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि क्या ये सारी चीजों को देखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर महादलित को उठाना है, उत्थान करना है तो कोई गलत नहीं है, अगर इसके लिए पोलराइजेशन भी हो रहा है वोट क्या, तो वो भी गलत नहीं है, 23वीं सदी का उत्थान करने की बात है। तो क्या ये हम माने कि जेडीयू अगली बार भी महादलित को किसी को खड़ा करेगी? ये बात क्यों नहीं सामने आती है? जेडीयू ये क्यों नहीं मानता है? जेडीयू आज भी ये क्यों कहता है कि नहीं, अगले विधानसभा
विधानसभा में कोई खड़ा होगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसा है कि जेडीयू ने बड़ी स्पष्ट नीति अपना रखी है। हमारे में कोई डाइवर्शन या कोई डिसोल्यूशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होता है कि हम आज ये कह रहे हैं कल वो करेंगे। नीतीश कुमार जी जब इस्तीफा दे रहे थे, सारी जदयू खिलाफ थी उनके इस्तीफा के। कोई नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से छोड़े, लेकिन उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लोकसभा चुनाव के हार की इस्तीफा देने पे वो अडिग रहे। उन्होंने पार्टी में कहा कि ये मेरा स्टैंड है, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो पार्टी इसके लिए तैयार हुई, लेकिन उसी वक्त ये भी निर्णय हुआ कि अभी अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएंगे। जदयू की एक नेता है, एक नीति है, एक नियत है, एक निशान है, वो नीतीश कुमार है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो फिर बीच में ऐसा बयान क्यों आता है? कौन सा महादलित की बात क्यों होती है? महादलित की बात बिल्कुल होगी। यानी सिर्फ ये छलावा है, यानी सिर्फ ये छलावा है बनाने या आप ही बोल रहे हैं? ऐसा मैं बता देता हूं आपको। एक बात सुन लीजिए, मुख्यमंत्री बना के एक बात सुनिए, समाज को अपमानित करने के लिए इन्होंने बनाया। यानी फिर वही बात है, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक किया। ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर सही मायने में अरे हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। तो फिर क्यों नहीं फिर आगे भी बढ़ा रहे हैं? अब एक किसको हमने आगे नहीं बढ़ाया? समाज के किस वर्ग को हमने हिस्सेदारी नहीं दी सत्ता में? हर वर्ग को हिस्सेदारी मिली है। मुख्यमंत्री भी जब नीतीश कुमार हटे तो हमने एक महादलित को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। अभी अगले मुख्यमंत्री और कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन उस पर तो हमेशा नीतीश कुमार का ही नाम आता है। आप भी कह रहे हैं जेडीयू की तरफ से भी नीतीश कुमार का ही नाम सामने आता है। तो बिल्कुल, तो फिर आपको शुभा किस बात का? शुभा इसलिए तो फिर महादलित का नाम क्यों होता है? तो फिर महादलित का नाम क्यों होता है? यानी महादलित के साथ से वोट बैंक की राजनीति करने के लिए छलावा। महादलित ऑलरेडी मुख्यमंत्री है हमारे पार्टी से, अभी शुभा है। चलिए, लेकिन वो कितने दिन के लिए है और आगे क्या हैसियत हो सकती है? हस्ताक्षर से बिहार सरकार चल रही है। बहरहाल, लेकिन स्टाफ मुख्यमंत्री की भी बात आ रही है। चलिए अजय आलोक जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और महादलित की अगर बात हो रही है तो हम ये भी देखेंगे कि महादलित और छुआछूत की बात क्यों अभी भी बार बार सामने आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बड़ी बहस में। दरअसल बिहार की सियासत में महादलितों की आबादी बड़ी हैसियत रखती है और सियासत में आस्था रखने वाले इसकी महत्ता भी बखूबी जानते हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मंदिर में प्रवेश के बाद इसे धोए जाने के आरोप ने भी सियासी लिहाज से बिहार में महादलितों की अहमियत की आस्था को साबित कर दिया है। बिहार की सियासत के धर्म महादलितों के बगैर किसी भी दल की चुनावी परिक्रमा पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सामाजिक लिहाज से आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण हालात मानेंगे कि महादलितों के नाम पर सियासत किसी सूरत कम नहीं होती। मधुबनी के अंदरा ठाड़ी का यह मंदिर अब इसकी बानगी हो गया है। सीएम मांझी कह रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोलते और इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। देखिए, हम अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं और जब हमारे शिक्षा मंत्री खान भूतत्व मंत्री जब 2 बार हमको कहा तब ने हम ये बात को कही, वो आज मुकर रहे हैं। इसमें विवाद की कौन बात है भाई? और इसके लिए हम यही कर रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं। हम उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं जिसमें हमारे आयुक्त महोदय होंगे और आईजी होंगे। ये दोनों जांच के रिपोर्ट देंगे। अगर इसमें सच्चाई पाई जाएगी तो हर तरह से जो आवश्यक कार्रवाई होती है उनके खिलाफ हम लोग करेंगे। जांच होगी और हकीकत सामने आएगी, लेकिन इस वक्त बिहार के सीएम और मंदिर से जुड़े लोग आमने सामने हैं। स्थानीय लोग मांझी के आरोपों से इनकार करते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। पूरा ग्रामीण सहयोग दिया है, पूरा ग्रामीण इनको हौसला के साथ आए हैं, बहुत आदरपूर्वक इनको किए हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि ग्रामीण इनको अनादर किया है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। बहुत खुशी के साथ उनको जो है स्वागत किया गया है यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए और किसी भी तरह का कोई भी घटना है, अगर ऐसा है तो मैं इसका गारंटी लेता हूँ जिसका सत्यापन हो, और सत्यापन हो जाने के बाद जो दंडित जिसको करेंगे कि हमको मंजूर है। उनके आते आते तो सब जगह यहाँ जो भी जनता बैठी हुई थी अगल बगल में, वो भी तो खाली कर दिया। तो यहाँ रहा कौन? 5-6 आदमी तो था यहाँ, बच्चा उच्चा सब
यहाँ था तो गाँव वाले को तो पता भी नहीं चला। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर हकीकत क्या है? सीएम ने मंदिर धुलाने की बात अपने कैबिनेट सहयोगी राम लक्ष्मण राम रमण की जानकारी के मुताबिक कही थी, लेकिन हैरानी की बात है कि एक दिन बाद राम लक्ष्मण इनकार की मुद्रा में आ गए हैं। इस संबंध में मैं नहीं जानता हूँ। यानी आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे? वहाँ मौजूद मैं नहीं था, और कल मुख्यमंत्री जी जो बोले उस संबंध में कोई टिप्पणी हमको नहीं करनी। यानी मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं? काहे गलत कहेंगे? हाँ। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कुछ बात तो होगी। मंदिर के नाम पर विवादों की सियासत खड़ी हो गई है और इसकी कड़ियां मांझी की मंशा के साथ भी जुड़ गई हैं। जाहिर है साबित यही होता है कि सियासत के धर्म में आस्था रखने वालों के रूप हजार होते हैं। मधुबनी से बिंदु भूषण और पटना से अमित झा के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया। तो देख लिया आपने, और निश्चित तौर पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर महादलितों की सहानुभूति लेना चाहते हैं जीतन राम मांझी और इसलिए उन्होंने इस बयान को तूल दिया है, इन बातों को तूल दिया है, या फिर इसमें अगर सच्चाई है, दोनों ही बात पर सवाल खड़ा होता है। अजय जी, सबसे पहले हम आपसे ही प्रतिक्रिया लेंगे। जीतन राम मांझी के इस बयान को अगर देखा जाए, इसमें फिर एक बार सियासत तो होगी, और सियासत ये भी होगी और ये कहा जाएगा कि ये भी हो सकता है कि भाई महादलितों को इस पहले वो कहते हैं 23% साथ हों और अब उनकी सहानुभूति बटोरने के लिए एक और शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो हमारे समाज पर भी सवाल। अजय जी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आज आपको दिन में ही बोला था कि अव्वल तो ऐसा एक बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज जीतन राम मांझी जी ने अपने बयान में कहा कि वो लोग अगर उनको काम होता है तो आके मेरे पैर छूते हैं और उसके बाद मुझे मंदिर में दर्शन करवाते हैं, बाद में मुझे पता चलता है कि मेरे दर्शन करने के बाद मंदिर को धुलवाया गया। अगर ये है तो ये हमारे समाज की उन कुरीतियों की तरफ इशारा कर रहा है जिसको दूर करने के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेता लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग सामाजिक चेतना कहते हैं। और कहीं ना कहीं उस समाज से जुड़ा व्यक्ति अगर गलत है और अगर समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर है, मैं बता रहा हूँ, उस समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर मुख्यमंत्री भी है, तो आप ये सोचिए कि उसे कितनी पीड़ा हुई होगी ये सब जान के भी। उसके बाद कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आए, वहां के लोकल निवासियों ने भी कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मंदिर रोज दिन नित्य प्रतिदिन धोया जाता है, तो हो सकता है ये कम्युनिकेशन गैप भी हो। इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच के ऑर्डर्स दे दिए कि क्या सच्चाई है, जो भी सच्चाई है ये सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कुरीतियां हैं तो उसको हम विरोध करेंगे, डट कर विरोध करेंगे और ऐसी कुरीतियों को समाज में पनपने नहीं देंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो बात खत्म। बिल्कुल, लेकिन शक्ति जी, यहाँ पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है, ठीक है, अजय जी की बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि अगर इसमें सच्चाई है तो बिल्कुल गलत है और ऐसी कृतियां हमारे समाज में आज भी क्यों जिंदा हैं, यह सवाल जरूर है। लेकिन शक्ति जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि राम लक्ष्मण राम जी के भी आपने बयान सुना, उन्होंने जो कहा वो भी सुना, और वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, जो पंडित हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। यानी एक सवाल मुख्यमंत्री पर फिर खड़ा हो रहा है। नहीं, जहां तक मुझे लगता है, और मुख्यमंत्री जी ने जितनी बेबाकी से ये आरोप उन्होंने जो लगाया है, इसमें कुछ तो कुछ बातें हैं। और आपको याद होगा कि 90 में आदरणीय लालू प्रसाद जी सत्तासीन हुए थे, तो इन्हीं छुआछूत और इन्हीं रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। और गैर बराबरी जो था इस राज्य के अंदर, कई तरह की गैर बराबरी, सिर्फ विकास की गैर बराबरी नहीं, कई तरह की छुआछूत, ऊंच नीच, खटिया पर बैठने की बात, नहीं बैठ देने की बात, बहुत सारी चीजें। तो इनको दूर करने में राष्ट्रीय जनता दल की जितनी समय तक सरकार इस राज्य के अंदर में रही, इससे कम से कम हम लोगों ने इन चीजों पर लगाम लगाने की हद तक कोशिश की। हो सकता है पूर्ण रूप से हमने न कर पाया। यानी आप ये मानते हैं कि लेकिन ये जो घटना आंध्रा ठाड़ी की है, जहां से चुनाव प्रचार में गए थे, बिहार सरकार के एक मंत्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उन्होंने जाते के क्रम में माता परमेश्वरी जो मंदिर है उनके मिलने की उन्होंने कहा था कि यशस्वी मंदिर है, मिलने की बात। तो मुझे जो ज्ञात है कि वहां मिलने से उस समय मुख्यमंत्री जी को उसमें ये करके बहाना कर दिया गया कि पुजारी जी अभी नहीं है, और जाने के बाद मंच पर जाने के बाद लौटने के क्रम में उन्हें दर्शन कराया गया। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हम इसको ठीक है, सच या झूठ के बीच में तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं, एक सेकंड। लेकिन इस इतने जो इस राज्य के अंदर
जो गैप हुआ और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से राज्य के अंदर में पांव फैलाया, ठीक है शक्ति जी, उसका प्रतिफल कहीं हमारी मजबूरी है, ये सामने आ रहा है। और योगेंद्र त्रुटियों को हटाने ये सच्चाई है या फिर सियासी पैंतरा है, और अगर दोनों है तो क्या देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसी घटना अगर घटी है तो यह निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस घटना को घटे हुए 1 माह हो गए और आपने जिनको गवाह के रूप में रखा, गवाह कह रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं घटी है। आपके साथ ये नहीं कहा घटना नहीं घटी है, नहीं, उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, बोलने से इनकार किया, उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा। कोई बात तो होगी। उसके बाद इन्हीं के जदयू के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, विनोद सिंह जी ने कहा कि मैं वहां पर था, लेकिन इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटी। और मैं कहना चाहता हूं कि छुआछूत के विरोध में इसको मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयत्नशील है और सुशील मोदी जी ने भोजपुर एरिया में इसको मिटाने के लिए जनसंपर्क अभियान भी चलाया। विद्यापति जी, हम आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की है। ब्रेक से लौटेंगे शक्ति जी ब्रेक से लौट रहे हैं, हम आपके पास भी आएंगे, विद्यापति जी आपके पास भी आएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटते हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी बहस में लगातार हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी के उन बयानों की। पहला बयान कि किस तरीके से महादलित जब एक हो जाए तो सीएम भी महादलित का ही होगा और हमें एक होना चाहिए। दूसरा बयान उन्होंने ये भी दिया था कि जब एक वो मंदिर में गए तो उसके बाद किस तरीके से उस मंदिर को धोया गया और मूर्ति को भी धोया गया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने अजय जी की प्रतिक्रिया ली, शक्ति जी की ली और योगेंद्र जी की ली। हम विद्यापति जी आपसे भी जानना चाहेंगे, इसमें अगर सच्चाई है, मेरा फिर सवाल आपसे वही है कि अगर सच्चाई है तो आज हम कहां हैं? इतने साल बीत जाने के बाद भी, महात्मा गांधी के अभियान के बाद भी आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और अगर ये गलत है तो सियासत के लिए कुछ भी करेंगे हम? सियासत के लिए कुछ भी करेंगे हम, ये फार्मूला तो आज तक चलता ही आ रहा है और चलेगा ही, भविष्य में भी चलेगा। लेकिन जहाँ तक ऐसा महसूस होता है कि मांझी जी के चेहरे के भाव को भी देखा जा सकता है और वो बराबर कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन 1 महीने बाद बोला, एक सवाल इसलिए थोड़ा सा सवाल ये उठता है कि अगर राजनीतिक रंग से हट के अगर बात किया जाए तो उनके भाव को पढ़ने के बाद आम समाज की भी मैं घूमा, मैंने देखा कि लोगों में बहुत आक्रोश था इस बात का और इस बात को लोग महादलित सच मान रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलते हैं। और जिस जगह हम लोग आज आकर के खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो यदि ये विषय सच है, इसमें सच्चाई है, तो ये हिंदुस्तान एक बार फिर उस जगह आकर के खड़ा हो जाएगा जिस जगह पर आज़ादी के समय जिसके लिए फिर एक महात्मा गांधी पैदा होना पड़ेगा इस देश में, जो इन सब बातों को दूर। लेकिन अगर सच नहीं भी है ये बात, तो कहीं ना कहीं अजय जी अगर देखा जाए महादलितों की अगर बात करें, दोनों बयान से फायदा जरूर महादलित और पूरे तरीके से इस पार्टी को होगा। लेकिन फिर मेरा आपसे वही सवाल कि हम ये नहीं कह सकते कि वो सच है या गलत है। लेकिन 1 महीने बाद ये बयान देने का क्या मतलब था और राम लक्ष्मण राम क्यों पीछे हट गए? देखिए, राम लक्ष्मण राम पीछे नहीं हटे। मुख्यमंत्री बहुत चीज़ों को, एक जब आप राज्य के मुखिया होते हैं तो आपको बहुत चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। हमें मुझे पक्का विश्वास है कि आप वो भोला पासवान शास्त्री के जयंती में ये समारोह में सम्मेलन कर रहे थे, समाज की कुरीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही। और जब राम लक्ष्मण रमन जी ने पहले, आप लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि उनके सामने नहीं हुआ था, स्वाभाविक है किसी के सामने नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री जब वहां से चले गए थे, राम लक्ष्मण राम, मैं वही विनोद सिंह भी जब वहां मुख्यमंत्री के साथ ये लोग लौट गए थे, उसके बाद मंदिर धोने के बाद थे, उन लोग के सामने तो नहीं हुआ था।
इसलिए रामलखन रमन जी से भी जब आपके कैमरा वाले ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा गलत क्यों बोलेंगे, मुख्यमंत्री गलत बोलेंगे? अरे 72 साल के आदमी जिसकी 45 साल राजनीति में हो गई है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा इस चीज को। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी रामलखन रमन जी के बात को आपने दिखाया, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा मुख्यमंत्री जी को। और मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसी घटनाएं घटी थी तो वह प्रदेश के प्रशासक हैं, नहीं प्रदेश के प्रशासक हैं, ये विधवा विलाप क्यों कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं किए? अगर कार्रवाई विधवा विलाप भारतीय जनता पार्टी करती है, सुशील मोदी करते हैं, मुख्यमंत्री को करने की जरूरत नहीं है, विधवा विलाप करने की जरूरत नहीं थी, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्यों नहीं कार्रवाई? एक बात सरासर गलत है कि रामलखन लाल रमन जी ने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कुछ बात होगी, अंतिम उन्होंने यही बोला। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, मैंने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर 8 वर्षों तक जनता दल यू के साथ, ठीक है, हम दूसरी तरफ चलेंगे। शक्ति जी, हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम सीधे महादलित के बात हो रही थी, हम वहीं पर आएंगे ज्यादा बेहतर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर ये माने आप, चलिए, कि आज जिन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं, ठीक है, हमने वो बात पहले भी बोली, कि अगर इसमें सच्चाई है तो वो गलत है, अगर इसमें सच्चाई है तो वो गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गलत बात है तो फायदा जेडीयू का ही हुआ, सियासी जेडीयू का ही फायदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी, विद्यापति जी आपका, शक्ति जी आपका भी शुक्रिया, और योगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।